नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द बुक में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए राइजिंग स्ट्रॉन्ग बुक की समरी लेकर आया हूँ। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे किसी चैलेंज का सामना किया है जिसमें आप फेल हो गए हों और जिसने आपको बहुत लंबे समय तक दुखी कर दिया था? क्या इस फेल्योर ने आपके आत्मसम्मान, दूसरों के साथ आपके रिश्ते या अपने खुद के साथ आपके रिश्ते को चोट पहुँचाई थी? कोई भी फेल्योर या लाइफ का लो फेज किसी भी इंसान के लिए एक डिप्रेसिंग पॉइंट हो सकता है। आपकी लाइफ में कई बार ऐसा भी हो सकता है जब आपने सही काम करने में अपना सारा समय और एनर्जी लगा दी होगी और जमकर कड़ी मेहनत की होगी, लेकिन वो सब अंत में वेस्ट हो जाता है और आपको उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, जिससे आप बिल्कुल निराश हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप फिर कभी कुछ ना ट्राई करने की कसम खा लें। जब आपको एक के बाद एक फेल्योर का सामना करना पड़ता है तो संभलना काफ़ी मुश्किल लगने लगता है। आप खुद पर ही सवाल उठाने लगते हैं और डर के सामने घुटने टेकने लगते हैं। ये बुक आपको याद दिलाएगी कि आप अकेले नहीं हैं। इस पूरी दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं जो ये कह सके कि लाइफ में हमेशा उसके साथ सिर्फ अच्छा ही हुआ है। इस बुक की मदद से आप सीखेंगे कि फेल्योर और हार के बाद आप कैसे दोबारा मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। और इसे ही बुक के ऑथर ब्रेने ने कहा है राइजिंग स्ट्रॉन्ग। इसके जरिए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जब आप हिम्मत कर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं तो आपको उस रास्ते में फेल्योर का सामना भी करना होगा, और जब आपको ठोकर लगती है तो उससे कैसे उभरना है और कैसे दोबारा खड़े होना है। इसे ही राइजिंग स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। इस प्रोसेस के 3 स्टेज होते हैं: रिकनोइंग, रंबल और रिवॉल्यूशन। बहादुर होने का मतलब ही है ट्राई करना, फेल होना, हिम्मत कर दोबारा खड़े होना और एक बार फिर से ट्राई करना। द फिजिक्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। आप एक ही समय में एक साथ बेहतर और सेफ दोनों नहीं हो सकते। इसी का मतलब होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। लगभग 100% चांस है कि आप लाइफ में अनगिनत बार फेल होंगे। आप सोच रहे होंगे तो फिर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों आऊं? किसी अनजान चीज़ का सामना करना आपको लाइफ के चैलेंज के लिए ज़्यादा मजबूत और तैयार करता है। यह आपको यह भी सिखाता है कि वल्नरेबल होने में एक ताकत छुपी हुई है। अब वल्नरेबल होने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है अपनी गलतियों, दुख और डर को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे खुलकर अपनाना। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप हमेशा स्ट्रांग नहीं हो सकते, तब आपको महसूस होता है कि आप में कितनी हिम्मत है। ज़्यादातर लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि लाइफ में कई बार वो कई सिचुएशन से ज़रूर घबराए हैं। फेल्योर हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उससे घबराना नहीं चाहिए। हाँ, ये सच है कि इसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, लेकिन ये फेल्योर ही है जो हमें हमेशा ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। ब्रेव होने का मतलब है कि ये पता होने के बावजूद कि आप फेल हो सकते हैं और फिर भी आप उस काम को ट्राई करना और अपना 100% देना। इन नेगेटिव थॉट्स के बावजूद आप उस काम को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अंत में उससे आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। कई दफ़ा ऐसा भी होगा जब फेल होने के बाद आप निराश भी होंगे और आपको बहुत दुख भी होगा, लेकिन ऐसा महसूस करने में कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि भावनाएं हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। यही हमें इंसान बनाती है। अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करने से आपको खुद को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। यह आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा क्योंकि आप जान पाएंगे कि किस चीज़ ने आप पर सबसे ज़्यादा असर डाला है और आप इन फीलिंग्स को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। इससे लड़ने का एक तरीका यह भी है कि आप दूसरे लोगों की कहानियों से इंस्पिरेशन लेकर खुद में हिम्मत पैदा कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे भी आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। जब भी आप कुछ बड़ा करने वाले हों, जैसे किसी नई जगह या घर में शिफ्ट होना, तो आपके मन में कई बार कई तरह के सवाल उठेंगे। आपको चिंता हो सकती है कि अगर मुझे वहाँ जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, अगर मेरे पड़ोसी मतलबी हुए तो क्या, अगर मैं अंत में फेल हो गया तो। ये सवाल आपको और भी ज़्यादा डराएंगे और आपको अगला स्टेप लेने से रोकेंगे। डर आपके मन में डाउट पैदा कर देता है, लेकिन पॉजिटिव विचारों से आप इन नेगेटिव थॉट्स को हरा सकते हैं और वो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करेंगे। बिल्कुल सिक्के की तरह जिंदगी में भी हर सिचुएशन के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पहलू को देखने का नज़रिया अपनाएं। जैसे आप ये भी तो सोच सकते हैं कि क्या पता मुझे वहाँ ऐसे दोस्त मिले जिनके साथ ज़िंदगी भर का रिश्ता जुड़ जाए, क्या पता वहाँ मेरी ज़िंदगी पहले से और बेहतर हो जाए। इस बात को स्वीकार करना कि आप डरे हुए हैं आपको उस चीज़ से लड़ने में मदद करता है। अगर आप फिर भी कोई बड़ा कदम उठाने से हिचकिचा रहे हैं, जैसे किसी नई जगह शिफ्ट होना, तो ऐसे दोस्त से बात करें जो खुद किसी नई जगह पर शिफ्ट हुए हों। वो आपको इसे संभालने के लिए कुछ टिप्स और सलाह दे सकते हैं। आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, आपका डर उतना ही कम होता जाएगा। सिविलाइजेशन स्टॉप्स एट वाटर लाइन। जब आप वल्नरेबल होने का फैसला लेते हैं तो वो सबसे मुश्किल काम हो सकता है,
लेकिन ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपने डर और कमजोरियों को दबाते रहते हैं। लोग इसे एक कमजोरी के रूप में देखते हैं और आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुलकर कहना कि आप कैसा फील कर रहे हैं आपको निराश या गुस्सा होने से बचा सकता है। लेकिन हम कभी कभी ये कहने से हिचकिचाते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। मगर आपको ये समझना होगा कि जब सामने वाला इंसान हमारी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम उन पर गुस्सा होने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब आप खुलकर अपनी बात कहेंगे तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो सामने वाला इंसान कंफ्यूज नहीं होगा। और कौन जानता है कि आपको देखकर वो भी खुलकर अपनी बात आपके सामने रख दे। इस बुक के ऑथर ब्रेने ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि कैसे एक फैमिली ट्रिप के दौरान वो अपने पति स्टीव के सामने वल्नरेबल हो गई थी। ट्रिप पर एक दिन जब उनके बच्चे सो रहे थे तो ब्रेने और उनके पति पास के झील में स्विमिंग के लिए जाना चाहते थे। ब्रेने ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो इस बात से खुश है कि सब एक साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन उनके पति ने उनके बात पर गौर ही नहीं किया। ब्रेने को यह व्यवहार देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि आमतौर पर वह दोनों एक दूसरे से खुलकर बातचीत करते थे। उन्होंने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर स्टीव ने अनदेखा कर दिया। अब यहाँ गुस्सा होने के बजाय ब्रेने ने स्टीव को बताया कि उन्हें कैसा लग रहा था। ब्रेने ने अपनी बात को खुलकर कहा, तब जाकर स्टीव ने इस बात पर ध्यान दिया। पहले तो स्टीव इस बात से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन ब्रेने मानने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें एक दूसरे से सच बोलने की ज़रूरत है। तब जाकर स्टीव ने बताया कि वो पानी में जाने को लेकर चिंतित थे और ब्रेने का इससे कोई लेना देना नहीं था। स्टीव के मन में कई बातें चल रही थी, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि वो ब्रेने को अनदेखा कर रहे थे। उन्होंने ब्रेने को बताया कि रात को उन्हें एक सपना आया था कि उनके बच्चे पानी में डूब रहे थे और वह उन्हें बचाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं कर पाए। स्टीव सिर्फ अपने डर की वजह से परेशान थे। यह सुनकर ब्रेने ने कहा कि वो खुश थी कि स्टीव ने अपनी कमजोरी उनके सामने शेयर की। उन्होंने स्टीव को सांत्वना दिया और कहा कि उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। उस दिन जब वह झील से बाहर आए तो उनका रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी कमजोरी के बारे में बताया और वल्नरेबिलिटी को खुलकर अपनाया। ओइंग योर स्टोरी। राइजिंग स्ट्रॉन्ग का प्रोसेस आपको हमेशा गिरकर दोबारा खड़े होने के लिए और धीरे धीरे अपनी गलतियों को खत्म करने के लिए कहता है। इसके 3 स्टेज है। पहला स्टेज है रिकनोइंग। रिकनोइंग का मतलब होता है जब आपका अपने इमोशन से सामना होता है। इसका मतलब है अपने इमोशन को समझाना, ये समझाना कि उसकी वजह से आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस प्रोसेस में आप अपने व्यवहार, विचार और फीलिंग के बारे में सोचने लगते हैं। ये तब होता है जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और इस बात पर ध्यान देते हैं कि आप सच में कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरा स्टेज है रंबल। ये तब होता है जब आप अपनी फीलिंग को गहराई से समझने लगते हैं और ये जानने लगते हैं कि आप उस बुरी सिचुएशन के बारे में, अपने बारे में और दूसरों के बारे में कैसा फील कर रहे हैं। तीसरा स्टेज है रिवॉल्यूशन। ये तब होता है जब आप अपने विचारों में बदलाव करते हैं, खुद को हील करने लगते हैं और यकीन मानिए कि ऐसा करने के बाद आपकी लाइफ में होने वाले बदलाव किसी रिवॉल्यूशन से कम नहीं होगा। अब ये सवाल है कि आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसे ही कहानी सुनकर या क्रिएटिविटी की मदद से कर सकते हैं। स्टीव जॉब का मानना था कि क्रिएटिविटी कई चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ने से आती है। जब आप अपने पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंस को कनेक्ट कर कुछ नया बनाते हैं तो उसे ही एक क्रिएटिविटी प्रोसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने अपने अलार्म पर स्नूज बटन दबाकर वापस सो जाने का दर्द को एक्सपीरियंस किया होगा। अब आपके अंदर की क्रिएटिविटी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा अलार्म क्लॉक बना सकती है जो तब तक आपके रूम के चारों ओर घूमता रहता है जब तक आप उसे ऑफ नहीं कर देते। क्योंकि आपको अब अलार्म ऑफ करने के लिए उठना पड़ेगा तो आपकी नींद पूरी तरह खुल जाएगी। क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है कुछ नया बनाना। एक मोबाइल अलार्म क्लॉक के अलावा आप इसे कहानी सुनाकर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप कहानी कहाँ से लाएंगे? खुद पर और अपने आसपास की दुनिया के रियल घटनाओं को नोटिस कर आप ऐसा कर सकते हैं। कहानी सुनाने की भी अपनी एक अलग और कमाल की पावर होती है। कहानी के जरिए आप उन चैलेंज के बारे में बता सकते हैं जिनका सामना आपने किया है और अपने लिए एक हैप्पी एंडिंग बना सकते हैं। आप दूसरों की कहानी से भी सीख सकते हैं, चाहे आपका कितना भी मन क्यों ना करे, लेकिन अपनी कहानी से उन हिस्सों को ना हटाए जिसमें आप फेल हुए थे, क्योंकि अगर आप फेल नहीं होते तो आप उससे सीखकर समझदार नहीं बन पाते। द रिकनोइंग। रिकनोइंग के स्टेज में आपका सामना अपने डर और कमियों से होता है। इस स्टेज में आप अपने इमोशन को समझाने की कोशिश करते हैं।
कई बार कुछ सिचुएशन में आपको इसके फिजिकल साइन भी देखने को मिलेंगे, जैसे हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, हथेलियों में पसीना आने लगता है, वगैरह वगैरह। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है। जब हम इसका कारण नहीं जानते तो हम नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं, जैसे गुस्सा करना, चिल्लाना। बिना किसी तकलीफ का जीवन सुनने में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन असली मायने में ऐसी लाइफ से आपको पूरी तरह सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होगा, क्योंकि फेल्योर और गलती आपको बहुत कुछ सिखाते हैं जिससे आपकी ग्रोथ होती है। फेल्योर हमें याद दिलाता है कि लाइफ परफेक्ट नहीं है और चीज़ हमेशा आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती। इसके बावजूद हम में डटकर खड़े रहने का जज्बा होना चाहिए। जब आप रिकॉइलिंग कहते हैं तो इसका मतलब है इस बात को कैलकुलेट करना कि आप इस वक्त लाइफ के किस मोड़ पर और कहाँ खड़े हैं। अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि अभी आप लाइफ में कहाँ हैं, तो आपको पता नहीं होगा कि आपको फ्यूचर में कहाँ जाना है। अगर आप अपनी फीलिंग को अनदेखा करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके मन में उथल पुथल होगी और वह करवाहट से भर जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप खुद अपने इमोशन से अनजान हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप खुद अपने इमोशन से अनजान हो गए हैं। आप अपने इमोशन को समझाने या उसे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वह आपको कमज़ोर बनाता है। परेशान करने वाली इमोशन से उभरने के लिए इस बात का पता लगाएं कि आप उन चीज़ों को क्यों महसूस कर रहे हैं। जब आप अपने इमोशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वल्नरेबल हो जाते हैं। इस वल्नरेबिलिटी के दौरान ही आप खुद को ज़्यादा समझ पाएंगे। हालांकि इन इमोशन को नज़रअंदाज करना ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन इन्हें टालने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बुरी घटनाएं हमें बुरे इमोशन की याद दिलाती है, लेकिन ये आपको बदलने के लिए एनकरेज कर सकती है। हमारे सामने लाइफ में कई बार बुरे एक्सपीरियंस और बुरे पल आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जॉब में प्रमोशन पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए आप बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि आप कई सालों से उस कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके अच्छे काम को कभी ना कभी आपके बॉस ने ज़रूर नोटिस किया होगा। अनाउंसमेंट वाले दिन आप बहुत होप के साथ ऑफिस जाते हैं और वहां आपको पता चलता है कि आपके साथ काम करने वाला को प्रमोशन दिया गया है, आपको नहीं। बेशक आपको बहुत दुख होगा और गुस्सा भी आएगा, क्योंकि आप इस प्रमोशन के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, फिर भी आपको कुछ नहीं मिला। अब आप ये सोचने लगते हैं कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इस बात को समझने के बजाय कि आप सच में उस प्रमोशन के हकदार हैं या नहीं, आप नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं। आप अपने बॉस और उस एम्प्लॉय पर गुस्सा करने लगते हैं जिसे आपके बजाय प्रमोशन मिला है। द रंबल वो स्टेज है जिसमें आपके सामने स्ट्रगल, कन्फ्यूजन, निराश और फ्रस्ट्रेशन सब एक साथ आ जाता है। जब आप फेल होने के बाद खुद को हारा हुआ देखते हैं तो आप अपने आप से पूछते हैं कि आखिर आप उस पोजीशन में क्यों हैं। इस स्टेज में आप अपने इमोशन के पीछे का कारण को समझते हैं। वो इमोशन आपको क्या महसूस करवा रहा है, आप उसे समझते हैं। जब भी आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो तो खुद से पूछे कि मुझे इस सिचुएशन से और क्या सीखने और समझने की ज़रूरत है। मुझे इस सिचुएशन से अपने बारे में और दूसरों के बारे में क्या सीखने और समझने की ज़रूरत है। ये आपको बहुत कुछ सोचने का मौका देता है और कई बेकार की बातें आपके दिमाग से निकालने लगती है। आप अपने इमोशन को गहराई से समझने लगते हैं। ये प्रोसेस आपको प्रॉब्लम की सही जड़ को समझने में मदद करता है, क्योंकि जब आपको कारण समझ में आ जाता है तब जाकर ही आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सक्सेस मिलने के बाद जब आप किसी को भी अपनी कहानी सुनाएं तो आपको अपनी जर्नी के स्ट्रगल और चैलेंज को छुपाकर ये नहीं जताना है कि आपको सक्सेस आसानी से मिल गई, क्योंकि आपकी स्ट्रगल ही आपकी कहानी को सच्ची और ईमानदार बनाती है। असल ज़िंदगी में सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस स्टोरी का ग्राफ हमेशा सीधा या ऊपर की ओर नहीं जाता। उसमें कई गलतियां और फेल्योर शामिल होते हैं। अक्सर लोग ये बताने के बजाय इन्हें छुपाकर इनकी जगह झूठ से भर देते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो डिंग मारते हैं कि उन्हें कभी फेल्योर का सामना नहीं करना पड़ा और सक्सेस का रास्ता बड़ा ही आसान था। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आपको अपनी लाइफ के हर उतार चढ़ाव को समझना सीखना होगा। इस बुक में एक कहानी बताई गई है जो ये साबित करती है कि हम अब कितनी आसानी से झूठ बोल देते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट की एक टीम ने शॉपिंग करने वाले कुछ लोगों को मोजे के 5 जोड़े में से एक चुनने को कहा और उन्हें उसे क्यों चुना उसका कारण बताने के लिए भी कहा। इस शॉपिंग करने वाले से अपनी चॉइस के लिए अलग अलग कारण दिया, जैसे किसी ने कहा रंग, किसी ने कहा प्रिंट,
आश्चर्य की बात तो देखिए, उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें उस जोड़ी को क्यों चुना। अब यहाँ चीज़ें दिलचस्प हो जाती है। सच तो यह है कि सभी जोड़े बिल्कुल सेम थे, सेम ब्रांड, साइज, स्टाइल वगैरह वगैरह। असल में शॉपिंग करने वालों ने बस अपने डिसीजन को सही बताने के लिए उसके पीछे एक कारण को जोड़ दिया था, लेकिन कारण वो खुद भी नहीं जानते थे। आर यू डूइंग योर बेस्ट? हम अक्सर लोगों को उस तरह से जज करने लगते हैं जैसे हम अनजान में खुद को जज करते हैं। अगर हम खुद के साथ कठोर होते हैं तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि हम दूसरों के साथ भी कठोर होते हैं। ब्रेने ने कई लोगों से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि दूसरे जो काम कर रहे हैं वो अपना बेस्ट परफेक्ट कर रहे हैं। हाँ कहने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें दूसरे के काम के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हमेशा दूसरों में अच्छाई ही देखनी चाहिए। जिन लोगों ने ना कहा उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया और इसके लिए उन्होंने खुद का भी एग्जाम्पल दिया। ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि वो काम में अपना 100% नहीं देते हैं और इसलिए उन्हें लगता है कि दूसरे भी वैसा ही करते हैं। ब्रेने ने महसूस किया कि जिन लोगों ने ना कहा था वो दूसरों के लिए इसलिए कठोर थे क्योंकि वो खुद के लिए भी कठोर थे। ब्रेने ने यह भी देखा कि जिन लोगों ने हाँ कहा था वो अपनी भावनाओं के प्रति वल्नरेबल और खुले हुए थे। जो लोग अपनी फीलिंग्स को सुनाना बंद कर देते हैं वो हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करने लगते हैं। इस परफेक्शन की चाहत में वो खुद के लिए और दूसरों के लिए कठोर हो जाते हैं। ब्रेने को यह भी पता चला कि हाँ कहने वाले के ग्रुप के लोग इस बात को मानते हैं कि वह हमेशा अपना बेस्ट परफेक्ट नहीं कर पाते और उनमें भी कुछ न कुछ गलतियां होती है। ये सोचने के बजाय कि क्या हो सकता था, ये लोग सिर्फ फिर से कोशिश करने और अच्छे इरादों पर ध्यान फोकस करते हैं। कुछ साल पहले ब्रेने को एक प्रोग्राम में एक स्पीकर के तौर पर इनवाइट किया गया था। ब्रेने ने उसे एक्सेप्ट तो किया लेकिन बेमन से किया था। उन्हें स्पीकर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर ने इतना जोर देकर कहा कि उन्हें हाँ करना पड़ा। ऑर्गेनाइजर ने उनसे कहा कि उन्हें इस इनवाइट को मना नहीं करना चाहिए क्योंकि जब वह अब एक जानी मानी ऑथर नहीं थी तब उस ग्रुप ने उन्हें सपोर्ट किया था। उसने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नाम और शोहरत उनके सर पर नहीं चढ़ा होगा। जिस बात से ब्रेने को सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई वो था उनका सवाल, आप खुद को समझती क्या है, आप हैं कौन? यही कारण था कि ब्रेने जाने के लिए सहमत हो गई। यहाँ तक कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें एक दूसरे स्पीकर के साथ अपना रूम शेयर करना होगा तब भी उन्हें कोई शिकायत नहीं की। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ब्रेने को पता चला कि उनकी रूममेट काफ़ी बददिमागी लड़की थी जिसने ब्रेने का मूड बिल्कुल ख़राब कर दिया था। पूरे प्रोग्राम में उनका चेहरा उतरा रहा, यहाँ तक कि घर जाने के वक्त में जब वह एयरपोर्ट पर थी तब भी उनका मूड खराब था। तब ब्रेने ने सोचा कि उन्हें किसी को भी इतनी सख्ती से जज नहीं करना चाहिए जैसे वो उस लड़की को कर रही थी, क्योंकि जब उनका मूड खराब होता है तब लोग भी उनके बारे में वही सोचते होंगे जो उन्होंने अपनी रूममेट के बारे में सोच लिया था। धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक साथ बने रहने के लिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।